बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग रेजिस्टेंस और उसकी टेम्परेचर पर डिपेंडेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस असल में रुकावट का नाम है जो किसी भी वायर में से करंट फ्लो कर रहा है। रेजिस्टेंस करंट फ्लो में रुकावट का नाम रेजिस्टेंस है। अगर हम लोग इसी रेजिस्टेंस की ही बात करें तो रेजिस्टेंस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रेजिस्टेंस उस वायर जिसमें से करंट गुजर रहा है उस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी लेट्स सपोज हमारे पास जो वायर थी वो उसका इतना पीस है, जब इसमें से गुजरेगा लेट्स सपोज इसमें से 2 एम्पियर का करंट गुजर रहा है और यही वायर अगर ज़्यादा हो जाए, मतलब उसकी लेंथ पहले से ज़्यादा हो गई, तो अब इसमें जब करंट वही गुजरेगा तो इसमें उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस वायर की लेंथ के और उसी वायर के एरिया के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया से मुराद उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इस साइड पर होगा। अगर हमारे पास उसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा या हम यूँ कह लें कि वो वायर हमारे पास मोटी हो जाएगी तो उस सूरत में उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो ये उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके एरिया के। तो अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइन कर लें, जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस हो जाएगी L/A के। अब ये हमारे पास प्रोपोर्शनल की अलामत है, कांस्टेंट। अब इसको अगर हम लोग रिप्लेस करना चाहें और इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में दें तो इस यहाँ पर हम इक्वल लगाते हैं। जब इक्वल लगाएंगे और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो उस सूरत में हमें एक कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो अगर हम लोग यहाँ पर इक्वल लगाते हैं तो इसके साथ कोई भी कांस्टेंट लगेगा और रेजिस्टेंस के केस में हमारा कांस्टेंट ये है। तो अब ये हमारे पास फाइनलाइज्ड इक्वेशन बन गई है जो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स सपोज ये इक्वेशन है 3 हमारे पास। तो अगर हम इसी इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो हमारी रेजिस्टेंस है वो उस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उस वायर के एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उस सूरत में क्या कि ये हमारे पास उसका कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब ये हमारे पास रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर की बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस असल में करंट फ्लो में रुकावट का नाम है और वो वायर जिसमें से वो करंट गुजर रहा है रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जिससे हमारे पास ये एक रिलेशन बन गया। जब इसको ऑब्जर्व किया, इसमें इक्वल का साइन लगाया, एक कांस्टेंट यूज किया तो हमारे पास फाइनलाइज्ड इक्वेशन बन गई। अब ये हमारे पास रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रेजिस्टेंस का हमारे पास जो यूनिट है वो हमारे पास ओम है, ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है। अब इसके साथ इसके बड़े यूनिट मेगा ओम हो जाएगा, किलो ओम हो जाएगा, तो वो उसके मुताबिक होगा। अगर हम इसके कांस्टेंट की बात करें तो ये रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? अब जो रेजिस्टेंस है ये असल में उस वायर की प्रॉपर्टी है कि वो वायर कितनी रेजिस्टेंस रखती है या जो करंट फ्लो कर रहा है उसको रोकने कितना रोक लेगी। अब जो रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड करती है उस मटेरियल पर, वो मटेरियल जिससे ये वायर बनी हुई है। लेट्स सपोज ये एल्युमिनियम से बनी है, सिल्वर से बनी है। तो अब जो मटेरियल है उसके बिहाफ पर उसकी अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू तब्दील हो जाती है। तो जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है उस मटेरियल पर जिससे वो वायर बनी है। यानी कोई भी वायर उसको कितना रोक सकती है, मतलब सिल्वर कितना रोक सकता है, एल्युमिनियम कितना रोक सकता है, कॉपर कितना रोक लेगा। तो उस मटेरियल के लिहाज से उनमें जो सलाहियत रखी गई है उसका नाम रेजिस्टिविटी है और एक वायर जो रोकती है वो हमारे पास रेजिस्टेंस बन जाएगी। अब अगर हम लोग यहाँ से रेजिस्टिविटी की बात करें तो अब जो रेजिस्टिविटी हमारे पास वो हम लोग रॉ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब होगा क्या कि हमारे पास इक्वेशन है R = रॉ L/A। अब हमें चाहिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू। तो उसमें क्या होगा कि ये एरिया यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी R के साथ A मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो लेंथ है इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ आएगी तो डिवाइड में आ जाएगी। तो अब ये हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई है। तो अब रेजिस्टिविटी हमारे पास RA/L की इक्वल है। तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं यूनिट के हवाले से कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसका यूनिट ओम है। अगर लेट्स सपोज हम इसके यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास ओम है।
अब एरिया है, तो एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर में होता है। अब जो लेंथ है ये सिंपली एक है तो ये मीटर में हो जाएगी, तो यहाँ से ये एक कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ओम मीटर बच जाएगा। तो ओम मीटर असल में रेजिस्टिविटी का यूनिट है। तो इसके बाद अगर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस की बात करें तो वो इनका उलट बन जाएगी कि अगर हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस असल में करंट फ्लो में रुकावट का नाम है, तो कंडक्टेंस उसका उलट होगा कि करंट कितना फ्लो करता है उस चीज़ का नाम कंडक्टेंस है। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास R = ρl/A के इक्वल है और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। अब जो कंडक्टेंस है वो असल में उलट है रेजिस्टेंस का, रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। तो अगर हम लोग कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो कंडक्टेंस रेसिप्रोकल हो जाएगा रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस के लिए हमने बात कर रखी है कि रेजिस्टेंस रुकावट का नाम है, तो ये उस फ्लो का नाम है जिससे वो करंट फ्लो कर रहा है, तो वो हमारी कंडक्टेंस हो गई। रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास ओम है, रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास ओम है। तो अब ये चूंकि उसका रेसिप्रोकल है तो ये यूनिट भी इसका उलट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, या फिर इसको सीमन का नाम भी देते हैं। तो ये इसका यूनिट है। इसके बाद अगर हमने यहाँ पर बात की थी रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस से हमने यहाँ पर बात की रेजिस्टिविटी की कि रेजिस्टिविटी असल में वो मटेरियल जिससे वो वायर बनी है उसकी प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर कितनी सलाहियत रखी गई है कि वो करंट को रोक सकती है। अब उसी तरह रेजिस्टिविटी थी तो उसका उलट जो होगी वो कंडक्टिविटी होगी, तो ये हो जाएगी कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी उलट हो जाएगी रेजिस्टिविटी का। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सुबह से, तो ये हो जाएगा इसके इक्वल। तो अगर हम लोग बात करें कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी का जब हम लोगों ने यूनिट निकाला था तो इसका यूनिट हमारे पास था ओम मीटर। अब चूंकि ये उसका उलट होगा तो इसका यूनिट हमारे पास पर ओम पर मीटर बन जाएगा। अब ये चारों चीज़ें, चाहे रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, ये असल में हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रही है। उस वायर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वो वायर जिस मटेरियल से बनी है उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रही है कि वो जो वायर है वो करंट को कितना रोक सकती है, कितना बेयर कर सकती है, या उसको कितना कंडक्ट कर सकती है। तो ये चारों टर्म्स हमें उसके बारे में बता रही हैं। हमारी बुक में इनके मुतल्लिक टेबल दिया हुआ है जिस पर इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ दी हुई है, मतलब सिल्वर के लिए रेजिस्टेंस कितनी है, कंडक्टेंस कितनी है, कॉपर के लिए कितनी है। अगर आप चाहें तो आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग अपने टॉपिक पर आए तो हमने बात करनी है रेजिस्टिविटी और उसकी डिपेंडेंस टेम्परेचर पर। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के वो टेम्परेचर पर किस तरह डिपेंड करती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को समझ लिया। अब अगर हम लोग बात करें इनके टेम्परेचर इफेक्ट की, तो ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि असल में जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा होता है तो करंट फ्लो करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर से, उस मटेरियल से, उस वायर से गुजर रहे होते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस वायर के साथ, वायर के एटम के साथ कुलयन करते हैं। जब कुलयन करते हैं तो वो वायर्स के साथ कुलयन कर रहे होते हैं, वायर्स के एटम के साथ आपस में भी कुलयन कर रहे होते हैं। अब कि लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई वायर है, इस वायर में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे जो इस वायर के एटम्स के साथ कुलयन कर रहे थे। अब हुआ क्या कि किसी भी रीज़न की वजह से इस वायर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। अब जब टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ करेगा तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसके एटम के साथ कोलाइड करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से जब वो कुलयन करेगा तो उसका जो लैटिस का एम्पलीट्यूड होगा, मतलब एक कुलयन के बाद जो उसका फिर एम्पलीट्यूड होगा कि लेट्स सपोज कि हमारे पास जो एक लेट्स सपोज कि हमारे पास वायर का इंटीरियर पार्ट है, ये हमारी एक पूरी वायर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो आता है और वायर के इस एटम पर कोलाइड होता है। अब नॉर्मली जब ये यहाँ पर कोलाइड होता है तो ये यहाँ से बाउंस होता है यहाँ तक। अब अगर ऐसा हो कि इस वायर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए तब होगा क्या कि जब ये यहाँ पर आकर कोलाइड होगा तो अब इसके पास लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा हो चुकी है टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से,
तो ये अपनी एनर्जी इस फ्री इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ तक आ रहा था, तो अब ये बाउंस होकर यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब क्या हुआ कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अब जब एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो इसके चांसेस ऑफ कोलिजन ज़्यादा हो गए। अब इसके कोलाइड करने के चांसेस ज़्यादा हो गए। अब जब ये ज़्यादा दफ़ा कोलिजन करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रुकावट ज़्यादा आई, इसके स्मूथ फ्लो में रुकावट बढ़ गई। तो हम कह सकते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अगर उस वायर के मटेरियल की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ रही है। लेकिन अब इसमें क्या है कि एक ख़ास हद के 0 पॉइंट से अबव और बिलो एक ख़ास टेम्परेचर तक तो उसमें जो चेंज आता है वो लीनियरली आता है। लेकिन जब उस सर्टेन लिमिट से हम अबव उसमें इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर का, तो वो उसमें रेजिस्टेंस पर केल्विन की वैल्यू में इजाफा करना शुरू कर देता है और उसको हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट का नाम देते हैं। कि लेट्स सपोज हम इसको समझने के लिए एक ग्राफ बनाते हैं। अब ये हमारे पास इसमें 0 का पॉइंट है। अब हमने ये कह रखा है कि इस 0 से अबव और बिलो टेम्परेचर की वैल्यू में एक ख़ास हद तक जो उसमें चेंज होगा वो लीनियर होगा। कि अगर हम लीनियर को रिप्रेजेंट करें तो वो लीनियर चेंज कुछ इस तरह का है कि लेट्स सपोज कि ये हमारी वो बाउंड्री है जहाँ तक या टेम्परेचर की वो लिमिट है जहाँ तक उसमें जो चेंज है वो लीनियर आ रहा है। अगर इसके बाद भी हम लोग उसमें टेम्परेचर में इजाफा करते हैं तो ये जो लीनियर इंक्रीज है तब ये लीनियर नहीं रहेगा। कि लेट्स सपोज इसका जो नॉर्मल पाथ बन रहा था लीनियर का वो ये है, तो ये अपने पाथ से डेविएट होना शुरू हो जाता है। कि जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, लेकिन 0 से अबव और बिलो एक ख़ास हद तक जो इसमें चेंज है वो लीनियर होता है। लेकिन जब उस खास हद से भी ज़्यादा उसमें टेम्परेचर में इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा कि फिर वो चेंज लीनियर नहीं रहता और वो चेंज हमारे पास रेजिस्टेंस पर केल्विन की सूरत में आता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से। तो ये हमारे पास इक्वल है RT माइनस R0 बाय R0 T के। अब इसके इक्वल है। तो अब अगर हम लोग इसी इक्वेशन की बात करें तो अब ये भी रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हमने बात की है कि 0 टेम्परेचर से अबव और बिलो एक सर्टेन हद तक एक जैसा, और उससे अबव जब टेम्परेचर होगा तब चेंज आ रहा है। तो जब चेंज है तब उस सूरत में हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास वो फार्मूला होगा जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर रहे होंगे 0 डिग्री टेम्परेचर पर, और जो दूसरा टेम्परेचर होगा उसमें हम रेजिस्टेंस की ये वैल्यू पुट करेंगे। अब अभी हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में बात की है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास R इज इक्वल टू रॉ L बाय A के इक्वल है। तो अगर हम लोग इस रेजिस्टेंस को 0 टेम्परेचर पर स्टडी कर रहे हैं तो जो रॉ है उसकी वैल्यू भी 0 पर होगी। तो उसी तरह RT की वैल्यू अगर हम बात करें तो ये हमारे पास रॉ T L बाय A हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा रॉ नॉट L बाय A माइनस, बल्कि यहाँ पर T है तो रॉ T L बाय A, यहाँ पर रॉ नॉट L बाय A और बटा में आ जाएगा रॉ नॉट L बाय A और साथ में T मल्टीप्लाई होगा। अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ऊपर L बाय A एक जैसी टर्म है, इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो रॉ T माइनस रॉ नॉट रह जाएगा और इनमें से कॉमन आ जाएगा L बाय A। अब बटा में भी हमारे पास है रॉ नॉट T और साथ में L बाय A। तो ये L बाय A से L बाय A कट जाएगा। अब जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है वो बच जाएगा रॉ T माइनस रॉ नॉट बटा में है रॉ नॉट इंटू T। तो ये है हमारे पास फाइनलाइज्ड इक्वेशन कि जब उसमें टेम्परेचर का चेंज उस सर्टेन हद से भी ज़्यादा हो जाए तो उस सूरत में हम लोग उनकी रेजिस्टिविटी से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, उस कोएफिशिएंट की वैल्यू
निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ तक हमने ये ऑब्जर्व कर लिया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर में इंक्रीज़ होता है वैसे ही रेजिस्टेंस में भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी हैं जिनमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम है। अब इनका अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाए तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इनके कोएफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव है। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो नेगेटिव कोएफिशिएंट है। और ऐसे केसेस में जब टेम्परेचर इंक्रीज़ और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है तो उसको हम लोग पॉजिटिव कोएफिशिएंट वाली कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आज का हमारा लेक्चर पूरा हुआ। अगर आप में से किसी को भी कोई इशू हो तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।